नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय, और जिसका पेपर कोड है HND 302, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गुण और कुछ नहीं, दोष का विपर्यय मात्र है, यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन भरत मुनि का है, भरत मुनि के द्वारा ही यह कथन कहा गया है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता है? तो शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, ये तीनों काव्य दोष के प्रकार होते हैं। अलंकार दोष जो है काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता है, तो दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि तथा उसमें नित्य विद्यमान रहने वाले तत्व को कहते हैं। तो जो कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और हमेशा उसमें विद्यमान रहते हैं, ऐसे तत्व को काव्य गुण के नाम से जाना जाता है। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन काव्य गुण की संख्या 3 नहीं माना है? किसके अनुसार काव्य गुण की संख्या 3 नहीं है? तो आचार्य दंडी जो है काव्य गुण की संख्या 3 नहीं मानते हैं। इनके अनुसार काव्य गुण की संख्या कुल 10 है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनके अलावा भामह, आनंदवर्धन और विश्वनाथ, ये सभी काव्य गुण की संख्या 3 मानते हैं, तो चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन 10 गुण के अंतर्गत आता है? कौन इसमें से 10 गुणों के अंतर्गत आता है? तो श्लेष, समता और उदारता, ये तीनों जो है 10 गुण के अंतर्गत आते हैं। पांचवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। छठा प्रश्न है, सुकुमारता किसका एक प्रकार है? तो सुकुमारता जो है काव्य गुण का एक प्रकार है। छठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राजत रंचन दोषयुत, कविता बनिता मित, बुंदक हाला परत ज्यों, गंगा घट अपवित्र, यह कथन किसका है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो यह जो पंक्ति है वो केशव दास के द्वारा लिखा गया है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि माधुर्य गुण का संचार किस रस में होता है? किस रस में माधुर्य गुण का संचार होता है? तो श्रृंगार, करुण, शांत, सभी रसों में माधुर्य गुण का संचार होता है। आठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मागुणः, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन आचार्य वामन का है। आचार्य वामन का जो समय है वो 8वीं शताब्दी है। 8वीं शताब्दी में आचार्य वामन विद्यमान थे और इनके द्वारा रीति सिद्धांत की स्थापना भी की गई थी। तो 9वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी हुई है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आपको बता दें कि भरत मुनि का जो समय है वो 2री शताब्दी है और इनके द्वारा रस सिद्धांत की स्थापना भी की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। आचार्य भामह ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? यानी भामह के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? तो भामह ने जो गुणों की संख्या है वो 3 मानी हुई है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन गुण का प्रकार है? कौन इसमें से गुण का प्रकार है? तो माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये तीनों जो है गुण के ही प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसने गुणों की संख्या 3 मानी है? इसमें से गुणों की संख्या 3 किसके द्वारा माना गया है? तो आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ, ये सभी गुणों की संख्या 3 ही मानते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 14 नंबर प्रश्न है। वीर, रौद्र, भयानक रस किस गुण से संबंधित होते हैं? तो ये सभी जो है ओज गुण से संबंधित होते हैं। 14 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिस काव्य गुण से हृदय में मधुरता का संचार होता है वह है। आपको बताना है किस काव्य गुण से हृदय में मधुरता का संचार होता है। तो माधुर्य गुण से हृदय में मधुरता का संचार होता है। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस काव्य गुण में सभी रस विद्यमान होते हैं? किसमें सभी रस विद्यमान होते हैं? तो प्रसाद गुण में सभी रस विद्यमान होते हैं। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है।
इसमें आपसे पूछा गया है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन है। आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा गुण सभी रसों में विद्यमान होता है। कौन सा गुण सभी रसों में विद्यमान होता है आपको बताना है। तो 18 का आपका सही हो जाएगा बी, यानी प्रसाद गुण जो होता है सभी रसों में विद्यमान होता है, सभी रसों में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिससे कविता के सौंदर्य की हानि तथा मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है उसे कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको काव्य दोष के नाम से जाना जाता है। 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है। गुण विपर्यात मानो दोषः कथन किसका है, यह किसके द्वारा कहा गया कथन है। तो यह जो है आचार्य वामन के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है। काव्य दोष का प्रकार है। तो काव्य दोष कुल 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 22 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो वहां कौन सा दोष होता है। तो जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष होता है। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रामत्व दोष किसके अंतर्गत आता है। ग्रामत्व दोष शब्द दोष के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जहां देश, काल, पात्र आदि का उलट फेर करके वर्णन किया जाता है वहां होता है, यानी कौन सा दोष वहां पर होता है। तो वहां पर प्रकृति विपर्यय दोष होता है जो रस दोष के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिस व्यापार या वृत्ति से हम शब्दों के अर्थ ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसको शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। 25 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द शक्ति कुल 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुख्य लोक प्रचलित अर्थ का ज्ञात कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। तो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसे प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति के नाम से अभिधा को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है। जिन शब्दों के अवयवों से कई वस्तुओं का बोध होता है लेकिन एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको योग रूढ़ के नाम से जाना जाता है। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुख्य रूप से लक्षणा के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से लक्षणा के केवल 2 ही भेद होते हैं मुख्य रूप से। एक रूढ़ा लक्षणा होता है, दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा होता है। तो ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि चीर जीवें जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृख भानुजा वे हलधर के वीर किस शब्द शक्ति का उदाहरण है। यह किस शब्द शक्ति का उदाहरण है। तो यह जो है व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। 31 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रयोजनवती लक्षणा का भेद है। इसमें से कौन प्रयोजनवती लक्षणा का भेद है। तो गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा, शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा, ये दोनों जो है प्रयोजनवती लक्षणा के भेद होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोनों। 33 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध होता है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति का जो संबंध है वो व्यंग्यार्थ से होता है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है। मैंने राम रतन धन पायो उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपको बताना है। मैंने राम रतन धन पायो तो प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एत एव विपर्यस्तता गुण काव्येषु कीर्तितः काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किसका है।
किसके द्वारा यह कथन काव्य गुण के संदर्भ में कहा गया है? तो यह जो कथन है वो भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आचार्य मम्मट ने काव्य दोष के कितने भेद किए हैं? तो आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य दोष के कुल 3 भेद किया गया है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन शब्द दोष का भेद नहीं है? शब्द दोष का भेद इसमें से कौन सा नहीं है? तो दुष्क्रमत्व दोष जो है इस शब्द दोष के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी श्रुति कटुत्व, क्लिष्टत्व और अश्लीलत्व ये सभी शब्द दोष के अंतर्गत ही आते हैं। तो 37 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, रस दोष की संख्या कितनी है? तो रस दोष की कुल संख्या 10 मानी जाती है। 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रस दोष का प्रकार है? इसमें से कौन रस दोष का प्रकार है? तो स्व शब्द वाच्यत्व दोष, अकांड प्रथम दोष, अंगी विस्मृति दोष, ये सभी जो है रस दोष के ही प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 40 नंबर प्रश्न है, जहां सादृश्य के कारण लक्षणा का बोध हो वहां होता है, वहां पर कौन सा लक्षणा होता है? वहां पर गौड़ी लक्षणा होता है। तो 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, व्यंग्यार्थ को कहते हैं, व्यंग्यार्थ को क्या कहा जाता है? तो व्यंग्यार्थ को ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। 41 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, किसने गुणों की संख्या 20 मानी है? गुणों की संख्या 20 किसके द्वारा माना गया है? तो गुणों की संख्या 20 आचार्य वामन के द्वारा माना गया है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? तो काव्य में जब अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर अधिक पदत्व दोष पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, उसका घर गंगा में है किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? उसका घर गंगा में है लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, दृष्टकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है? कौन सा दोष जो है दृष्टकूट पदों में पाया जाता है? तो क्लिष्टत्व दोष पाया जाता है। 45 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतीकवाद का प्रवर्तन किया था? प्रतीकवाद का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो जीन मोरे आश के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। कथन किसका है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। 47 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जब किसी पदार्थ को चित्रबद्ध करके एक मूर्त रूप दिया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो उसको बिंब के नाम से जाना जाता है। 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, बिंबवाद का प्रवर्तक कौन है? तो बिंबवाद का प्रवर्तन जो है टी.ई. ह्यूम के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है केदारनाथ सिंह का है। 50 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। यह कथन है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। 52 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया कि द सिंबोलिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? द सिंबोलिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जीन मोरे आश के द्वारा लिखा गया है। फिगारो नामक पत्र में यह प्रकाशित हुआ था। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, प्रतीक शक्ति की तलाश का साधन है। यह कथन है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है अज्ञेय के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, शुक्ल जी ने बिंब का प्रवर्तक किसे माना है? तो शुक्ल जी ने बिंब का प्रवर्तक फ्लिंट को माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, ऐन्द्रिकता के आधार पर बिंब का भेद नहीं है।
इसमें से कौन जो है ऐन्द्रिकता के आधार पर बिंब का भेद नहीं है? तो स्मृत बिंब जो है ऐन्द्रिकता के आधार पर नहीं है, बल्कि यह सर्जक कल्पना के आधार पर है। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, बिंब इंद्रिय गोचर पदार्थ की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है, यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है जोसेफ टी शिल्पी के द्वारा कहा गया है। 57 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के फैंटेसिया से हुई है। 58 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कब की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है, यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन मुक्तिबोध के द्वारा कहा गया है। 59 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, ऐन्द्रिकता के आधार पर बिंब का भेद है। तो दृश्य बिंब, गंध बिंब, श्रव्य बिंब, स्वाद बिंब, स्पर्श बिंब, ये सभी जो है ऐन्द्रिकता के आधार पर ही हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया कि प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब का भेद है। प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब का भेद कौन सा है? तो सरल बिंब, मिश्र बिंब, जटिल बिंब, ये सभी प्रेरक अनुभूति के आधार पर ही बांटे गए हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बिंब योजना का कार्य है। बिंब योजना का कार्य क्या है? तो काव्यार्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित करना, घटना को प्रत्यक्ष करना, ये सभी बिंब योजना के कार्य होते हैं। तो 62 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, दृश्य बिंब का संबंध होता है। दृश्य बिंब का संबंध जो है नेत्रों से होता है। तो 63 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, प्रतीक की विशेषता है, अप्रस्तुत को प्रस्तुत करता है, भावना को जागृत करता है, उस पर संस्कृति का प्रभाव होता है, ये सभी विशेषताएं प्रतीक में पाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 65 नंबर प्रश्न है, काहे रिनलनी तू कुम्हिलानी में है, किस चीज का प्रयोग किया गया है इसमें? तो प्रतीक का प्रयोग किया गया है इसमें। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं। तो आस्था और सौंदर्य के लेखक रामविलास शर्मा हैं। 66 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य में बिंब का मुख्य काम होता है। तो काव्य में बिंब का मुख्य काम क्या होता है आपको बताना है। तो इसका मुख्य काम होता है संप्रेषण को प्रभावशाली बनाना। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, कल्पना सिद्धांत किसने दिया है? तो कल्पना सिद्धांत कालरिज के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, इतिहास और आलोचना किसका ग्रंथ है? तो इतिहास और आलोचना नामक ग्रंथ जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। 69 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, रस मीमांसा और काव्य में रहस्यवाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये दोनों पुस्तक जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। 70 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, हिंदी के किस कवि ने फैंटेसी का प्रयोग अधिक किया है? तो सबसे अधिक मुक्तिबोध के द्वारा फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। 71 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, एक आलोचक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो एक आलोचक को निष्पक्ष होना चाहिए, सहृदय होना चाहिए, बहुज्ञता भी उसमें होनी चाहिए। तो 72 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 73 नंबर प्रश्न है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था तथा सिद्धावस्था का सिद्धांत किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, नई कविता का आत्मसंघर्ष किसका ग्रंथ है? तो यह जो है मुक्तिबोध का ग्रंथ है। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, आलोचना शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो आलोचना शब्द की उत्पत्ति जो है लोच धातु से हुई है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, इमेज को हिंदी में कहते हैं, इमेज को हिंदी में बिंब कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रामविलास शर्मा का ग्रंथ है? तो प्रेमचंद और उनका युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना,
परंपरा का मूल्यांकन, ये सभी जो है रामविलास शर्मा के ही ग्रंथ हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 79 नंबर प्रश्न है, साहित्य का उद्देश्य ग्रंथ है। साहित्य का उद्देश्य किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो ये जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 79 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अपनी आलोचना में परंपरा को विशेष महत्व देता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी आलोचना में परंपरा को विशेष महत्व देते हैं। 80 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, यहाँ प्रश्न कर लीजिएगा, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक है? तो रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, ये दोनों लोग जो है मार्क्सवादी आलोचक हैं। 81 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, हिंदी जात की अवधारणा किसने दी है? तो हिंदी जात की अवधारणा रामविलास शर्मा के द्वारा ही दिया गया है। 82 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ नामवर सिंह का है? तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, ये तीनों ग्रंथ जो है नामवर सिंह के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो 83 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, छायावाद के रचयिता हैं। छायावाद के रचयिता नामवर सिंह हैं। 84 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सौष्ठववादी आलोचक है? कौन इसमें से सौष्ठववादी आलोचक है? तो नंद दुलारे वाजपेयी इसमें से सौष्ठववादी आलोचक हैं। सी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नंद दुलारे वाजपेयी की है? तो आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और जयशंकर प्रसाद, ये तीनों रचना जो है नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा ही किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना शुक्ल जी की नहीं है? तो गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीतसार, जायसी ग्रंथावली, ये तीनों जो है शुक्ल के द्वारा ही लिखे गए हैं। जायसी जो है विजय देव नारायण शाही के द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो 87 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र की है? तो रीति काव्य की भूमिका, आस्था के चरण, चेतना के बिंब, ये तीनों ग्रंथ जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो 89 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, कबीर के लेखक हैं। तो कबीर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवादी आलोचना किसकी विचारधारा पर आधारित है? तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये तीनों ग्रंथ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखे गए हैं। 92 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 93 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ रामविलास शर्मा का है? इसमें से कौन सा ग्रंथ रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है? तो आस्था और सौंदर्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, ये तीनों ग्रंथ जो है रामविलास शर्मा के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो 94 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, कहानी नई कहानी के लेखक हैं। तो कहानी नई कहानी के लेखक नामवर सिंह हैं। 95 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, रम्य कल्पना और ललित कल्पना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फैंटेसी के लिए किया जाता है। 96 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किसकी पुस्तक है? तो रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। सी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? कौन सी रचना इसमें से डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? तो ऊपर की जो तीनों रचनाएं हैं, रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत और आलोचक की आस्था, ये तीनों जो है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की पुस्तक है। तो 98 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, निम्न में नामवर सिंह का ग्रंथ है? तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, ये तीनों जो है नामवर सिंह के द्वारा ही लिखे गए हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 100 नंबर प्रश्न है, निम्न में कबीर के आलोचक हैं?
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और पुरुषोत्तम अग्रवाल दोनों ने कबीर पर आलोचना की है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।